यस। क्या चल रहा है स्टूडेंट्स? हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टर मॉर्निंग वेरी सर। लॉन्ग टाइम, मॉर्निंग 9:30 आसपास हम कनेक्ट हो रहे हैं। सरप्राइज। यस। क्या चल रहा है बताइए। यस, अमीषा, तेजस, हुसैन, विंकल, 4 लोग आए हैं एंड आई डोंट नो बाकी सब लोग कहाँ है, लेट है। बट हमारा कल कल रात को ही डिसीजन आया कि आज का सेशन जो है एंड कल का सेशन जो है मैं वो मैं लेने वाला हूँ। एंड सो आई थिंक कि सबको पता ही होगा कि एक्चुअली मेरा पहले से प्लान था, बट बीच में मेरा प्लान कैंसिल, मतलब मेरे को काम आ गया था तो मैंने कश्यप सर को बोला। फिर मैंने बोला नहीं नहीं सर, मैं ही ले लेता हूँ। फिर नेक्स्ट वीक थोड़ा ज्यादा टाइट है शेड्यूल, तो उससे बेटर है कि इस वीक में हम कनेक्ट हो जाते हैं। वैसे आप सबको पता होगा कि मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था आप सबको कि मैं इस पूरे एमए सब्जेक्ट के अंदर एक चैप्टर लेने वाला हूँ विच इज रिलेटेड टू द फाइनेंस। सो ऑब्वियसली सबको पता लग गया होगा कि हम यहाँ पे क्यों है। हम वो जो आपकी सीक्वेंस है पूरे एमए सब्जेक्ट के अंदर जो चैप्टर्स 1 बाय 1 जा रहे हैं, वो सीक्वेंस को छोड़ के एक सेपरेट चैप्टर जो कैपिटल बजटिंग नाम का है वो आज पढ़ने वाला है। डन है? तो स्टार्ट करें। यस सर। यस सर। हो गए। सो हमारा बेसिकली प्लान ये है कि हमने पूरे जो जो कुछ भी चीजें पढ़नी है वो हमको 2 सेशंस के अंदर डिवाइड करनी है। थोड़ा बहुत पोर्शंस आज पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत पोर्शंस कल पढ़ेंगे। सम्स वगैरह जो प्रॉपर सम्स वगैरह हो गए वो तो कल ही जाएगा। एक्चुअली सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे कप्लान के अंदर अगर कैपिटल बजटिंग नाम का जो चैप्टर है ना, वो अगर देखोगे तो इस कैपिटल बजटिंग के अंदर आपको 2 पोर्शंस देखने को मिलेंगे, 2 हिस्से हैं इस चैप्टर के। आई एम नॉट सेइंग कि आपको अभी बुक खोल के देखना है, नो, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको, मुझे सिर्फ सुनना है। ओके। जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग की, वहां पे 2 हिस्से हो रहे हैं एंड दैट्स व्हाट माय प्लान इज कि जो 2 हिस्सा है इस चैप्टर का, उसमें से पहला वाला हिस्सा आज पढ़ेंगे एंड दूसरा वाला हिस्सा को मेजरली हम लोग कल रखेंगे। कौन से 2 हिस्से हैं? पहला जो हिस्सा है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का है। आई नो कि आपको नहीं पता है, यू मे नॉट नो द कॉन्सेप्ट क्या है। शायद अगर किसी के बीकॉम वगैरह में आ चुका है तो मे बी पॉसिबल है कि उसको पता होगा। यस, आपका में से किसी को है बीकॉम आया हुआ टाइम वैल्यू ऑफ मनी? यस सर। ओके। तो कैपिटल बजटिंग भी आया होगा। यस सर। ओके, नो वरी। बट मैं आपको अश्योरेंस देता हूं कि भले ही आपने बीकॉम या कहीं पे भी ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन कैपिटल बजटिंग सीखा है, बट आज आप मेरे से कुछ ना कुछ ज्यादा ही सीख के जाओगे। इस पूरे सेशन का सिर्फ शायद 10 मिनट ऐसा होगा, 15 मिनट ऐसा होगा कि जो आपको लगेगा हाँ सर ये पता था। बट देन उसके बाद 10 से 15 मिनट के बाद आपको नहीं लगेगा कि सर ऐसा कुछ हमने पढ़े थे। हालांकि मैं पढ़ा रहा हूँ सेम टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बट इट्स अबाउट द डेप्थ। टाइम वैल्यू ऑफ मनी जिन जिन लोगों ने पढ़ा है उसको पता है कि वो कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूरा कैपिटल बजटिंग कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एंड मेजोरिटी ऑफ द टाइम क्या होता है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को बहुत ही शॉर्ट में कंप्लीट करवा दिया जाता है एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ज्यादातर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरह देखा जाता है कि हाँ भाई मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फॉर्मूला आपको बता दिया एंड चलिए उस फॉर्मूला के ऊपर हम 10 सम्स करेंगे। ठीक है? क्या लग रहा है हुसैन, ऐसा ही होता है ना? हाँ सर, बहुत बेसिक होता है कॉलेज में तो। ठीक है, तो काइंड ऑफ कि हाँ फॉर्मूला बता देते हैं एंड देन उसके बाद उसकी सम्स वगैरह करवा देते हैं। हमारा उल्टा रहेगा, मैं आपको सम्स बहुत कम करवाऊंगा, ठीक है, बट उसके अंदर इस टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो मेन कॉन्सेप्ट है ना उसके अंदर हम लोग ज्यादातर बातें करेंगे। ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट कैपिटल बजटिंग भी जो हमारा मेन है वो भी थोड़ा बहुत मैं आज फ्लेवर दे दूंगा। बट चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, इस चैप्टर को। पहले तो काफी स्टूडेंट्स को पता ही नहीं लग रहा है कि सर ये कब से आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोल रहे हो, तो उसका मतलब क्या है। ठीक है? आज मैं बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पे लिखने वाला नहीं हूँ, आपको मेरे को सुनना ही है। चलिए मैं सिंपल सा आपको बात बता देता हूँ कि सपोज मान लो एक प्रोजेक्ट है
एक प्रोजेक्ट है जहां पे हम 500 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, 500 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड नेक्स्ट ईयर हमारा जो ईयर 1 आएगा, ठीक है, नेक्स्ट ईयर, उसमें हमको 100 करोड़ का रेवेन्यू हो रहा है, 100 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। चलिए प्रॉफिट, रेवेन्यू थोड़ी ना इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, है ना। सो नेक्स्ट ईयर मेरे को 100 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, उसके बाद वाले ईयर मेरे को 200 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, और उसके बाद वाले थर्ड ईयर में मेरे को 300 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, एंड देन प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, देन वी विल गो होम। तो आज 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगेगा, मुकेश अंबानी कोई प्रोजेक्ट कर रहा है, उसमें आज 500 करोड़ डालना है, पहले साल 100 करोड़ मिलेगा, दूसरे साल 200 करोड़ मिलेगा, एंड तीसरे साल 300 करोड़ मिलेगा। यू जस्ट अंडरस्टैंड दी क्रोनोलॉजी के कैसे पैसे रिकवर हो रहे हैं, फर्स्ट ईयर में कितने, दूसरे ईयर में कितने, तीसरे ईयर में कितने। आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने जो फिगर्स यहाँ पे रखे हैं ना, वो इजी रखे हैं, 100, 200, 300, याद रह गया? यस ओके। अभी इसी के अगेंस्ट में एक दूसरा भी प्रोजेक्ट है मुकेश अंबानी के पास में, कि उसमें सेम 500 करोड़ जा रहा है। द इनिशियल इन्वेस्टमेंट दैट मुकेश अंबानी विल नीड टू मेक इज द 500 करोड़ विच इज द सेम। तो क्या प्रोजेक्ट ए एंड बी को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में इन्वेस्टमेंट तो सेम लग रहा है। कैन वी कंपेयर द प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी? नो सर, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? कर सकते हैं सर। ऑब्वियसली कर सकते हैं। आज मेरे पास 500 रुपए है, मेरे पास ऑप्शन है कि बर्गर खाना या पिज्जा खाना, वहां पे कंफ्यूजन है, वहां पे कंपैरिजन करना कंपलसरी है, ठीक है। बट मेरे पास 100 ही रुपए है, एंड आई एम थिंकिंग कि मुझे बर्गर खाना या पिज्जा खाना है, तो मेरे पास पिज्जा का ऑप्शन ही नहीं बचा, क्योंकि 100 रुपए में पिज्जा आता ही नहीं है, वो मेरे पिक्चर से ही बाहर निकल गया। करेक्ट है। सो यहाँ पे कंपेरेबिलिटी बन रही है, दोनों में इनिशियल इन्वेस्टमेंट 500 करोड़ सेम लग रहा है, तो वो कोई इश्यू नहीं है। हम चाहे तो प्रोजेक्ट ए में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे तो प्रोजेक्ट बी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है मुकेश अंबानी को, कोई प्रॉब्लम आएगा? नो सर। नहीं ना। सो प्रोजेक्ट ए का तो पता चल गया, बट प्रोजेक्ट बी के अंदर क्या हो रहा है कि 500 करोड़ में इन्वेस्ट करने के बाद मेरे पैसे कैसे रिकवर हो रहे हैं, वो जरा समझना। प्रोजेक्ट बी के अंदर ऐसा हो रहा है कि फर्स्ट ईयर में 300 करोड़ रिकवर हो रहे हैं, सेकंड ईयर में 200 करोड़ रिकवर हो रहे हैं, तीसरे ईयर में 100 करोड़ रिकवर हो रहे हैं, ठीक है। तो सेम तरीके से 100, 200, 300 करोड़ यहाँ पे रिकवर हो रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कौन सा प्रोजेक्ट चुने, विच प्रोजेक्ट शुड बी चूजन एंड वाई? You have to mention the reason also. Sir, what is the expected cash flow in Project B? क्या क्या? प्रोजेक्ट बी में सर कैसे आएंगे पैसे? प्रोजेक्ट ए के अंदर 100, 200, 300, प्रोजेक्ट बी के अंदर 300, 200, 100। कोई नहीं, मैं अभी यहाँ पे लिखूंगा ना, आपका इंस्टिंक्ट बोलने लगेगा, आपको लॉजिकली शायद अभी आंसर नहीं आ रहा है, बट जैसे मैं यहाँ पे अभी स्क्रीन शेयरिंग चालू कर रहा हूँ, आपका गट फीलिंग आपको आंसर दे देगा, डोंट वरी। जस्ट अ सेकंड, मेरे को यहाँ पे जरा ओपन करने दो। यस, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा। प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, 500 करोड़ जा रहा है, प्रोजेक्ट ए में से 100, 200 एंड 300 करोड़ रिकवर होगा। अरे 3000 नहीं, 300। यहां पे भी 500 करोड़ जा रहा है, बट 300, 200 एंड 100 करोड़। विच प्रोजेक्ट शुड बी चूजन? आप समझिए, आप ऐसा मानिए कि आप खुद मुकेश अंबानी है, आप खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं ये अमाउंट। हेलो सर मे बी प्रोजेक्ट बी। प्रोजेक्ट बी बॉम्बे, ओके। बाकी सब क्या क्या ओपिनियन है, ए या बी?
आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है सर, ऐसा नहीं है कि ए एंड बी में से ही चूज करना है। यू कैन से कि सर कोई भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है, या आपका पर्सनल खुद का ओपिनियन कुछ भी हो तो यू कैन शेयर, ऐसा कुछ नहीं है। आपके मन में क्या आ रहा है? अमीशा, विंकल? प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट ए, ओके। जल्दी स्टूडेंट्स, हमारे पास टाइम नहीं है। कोई भी ले मैंने सकते सिर्फ हैं। 2 ही सेशन अलोकेट किए हैं। इफ यू टेक मोर टाइम, मेरे को तीसरा सेशन लेना पड़ेगा, इस वीक में तीसरा सेशन पॉसिबल नहीं है, फिर बहुत डिफिकल्टी आएगी। यस, प्लीज टाइम वेस्ट मत कीजिए। यस, कौन बोला अभी बीच में? कोई भी ले सकते हैं बट कोई भी ले सकते हैं, ज्यादा ओके। ओके ओके, एंड अमीशा? गट फीलिंग क्या बोल रहा है? अमीशा नहीं है, कोई नहीं तो मुझे बताओ तो सही यार, नहीं है। चलो, अभी 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 हम स्टूडेंट्स, यस, मुझे 3 अलग अलग आंसर मिले हैं। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि तीनों जन अलग अलग आंसर करेंगे, बट इट्स ओके, इट हैपेंस। पहले तो हुसैन, आपका रीजन क्या है? आपने बोला कि सर बॉम्बे वाला प्रोजेक्ट चूज करना चाहिए, व्हाई इज इट सो? सर क्योंकि शॉर्ट टाइम में ज्यादा कैश दे रहे हैं इसलिए। ओके, देन उसके बाद विंकल, व्हाई यू हैव सेड कि सर प्रोजेक्ट ए होना चाहिए, आपका रीजन? क्योंकि वो एवरी ईयर मतलब इंक्रीज होके आ रहा है। ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। एंड यहाँ पे आपने तेजस, आपने क्या बोला? आपने अपने रीजन नहीं दिया फिर। कोई भी ले सकते हैं क्योंकि 500 करोड़ तो वापस मिल नहीं वाला है। ओके ओके, गॉट इट। नाउ बेसिकली सही आंसर जो यहाँ पे है ना, वो हुसैन का है कि सर बॉम्बे बी प्रोजेक्ट चूज करना चाहिए। बिकॉज सर आज हम 500 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या ये 100% सर्टेन आउटफ्लो है? क्या आपको 500 करोड़ 100% इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा कंपल्सरीली? यस सर, अगर अपने को प्रोजेक्ट लेना है तो 500 करोड़ जाएगा जाएगा और जाएगा। लेट्स से सपोज मेरे को सीपीए कोर्स पढ़ाना चालू करना है, तो मुझे 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है। सो हमेशा क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट होता है वो तो 100% सर्टेन होता है। सर्टेन का मतलब 100% कंफर्म्ड होता है, सही है। बट हमेशा ऐसा होता है कि 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी मेरे को कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिलेंगे? क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द नंबर ऑफ इनकम इज सर्टेन और अनसर्टेन? बताइए। सर नॉट सर्टेन। अनसर्टेन है, मुझे पता नहीं है कि एग्जैक्टली जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं उस हिसाब से फ्यूचर मेरे को सपोर्ट करेगा, उस हिसाब से नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स होंगे, उस हिसाब से मेरे को फीस मिलेगी, सही है। एंड अनसर्टेनिटी सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में होगी या फिर बाकी और भी सारे फैक्टर्स यहाँ पे अफेक्ट करेंगे धंधे को? हमने बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एक्सटर्नल फैक्टर्स पढ़े थे, याद करो, इकोनॉमिकल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स है। ये सो क्या आपको लग रहा है कि जो मेरा फ्यूचर इनफ्लो है 300 200 100 100 200 300, क्या इन सब के ऊपर एक रिस्क है? क्या इन सब के ऊपर एक अनसर्टेनिटी, या कि इन सब को एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं? सर अफेक्ट कर सकते हैं। यस, सो क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो मैंने 100 100 200 300 इन 300 200 100 बोला है, वो 100% मिलेगे मिलेगे मिलेगे? नहीं भी मिल सकते। परफेक्ट है, यस, कुछ भी हो सकता है। सो अगर आपको 500 के सामने 600 करोड़ कमाई करनी है, 500 इन्वेस्ट करके 600 करोड़ चाहिए ही चाहिए, तो आप ट्राई करो ना कि वो 600 करोड़ एज सुन एज पॉसिबल आपके रिकवर हो जाए, एज सुन एज पॉसिबल रिकवर हो जाए, ताकि वो जो अनसर्टेनिटी है वो अनसर्टेनिटी ना रहे। तो अगर जितना जल्दी आपको पैसा मिल रहा है, जितना जल्दी आपकी रिकवरी हो रही है, वो ज्यादा बेटर है, लॉजिकली लग रहा है। यस। तो ए प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है कि वो रिकवर होने के लिए बहुत वेट करना हो रहा है, एंड जितना वेट आप करोगे उतना ज्यादा रिस्क बढ़ जाएगा। पता नहीं है कि आज से नेक्स्ट टर्म के अंदर पीएम कौन होगा, राहुल गांधी हो गया तो यार मेरे धंधे का तो वाट लग जाएगा, सही है। बट मेरे को पूरा का पूरा रिकवरी नेक्स्ट ईयर ही मिल रहा है, तो रिस्क कम लग रहा है ना आपको? यस।
आज आपने कोई भी फ्रेंचाइजी ली एंड वो फ्रेंचाइजी वाले बोल रहे हैं कि आप जितना इन्वेस्ट करोगे हम आपको 2 साल के अंदर आपको रिकवर करवा के देंगे, तो अट्रैक्टिव लगता है ना ऑफर। यस हम सिंपल बोलते हैं। आज काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं कि सर अगर हम ACCA के अंदर इतना ज्यादा अमाउंट, मान लो कि 4 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए, तो सर ये किस तरीके से हमको रिकवर होगे? क्या आप सोचते हो कि नहीं सोचते हो ये चीज जब आप डिसीजन लिए होगे तब? यस ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है कि वो रिकवरी फ्यूचर में कभी भी होवे तो चलेगा, या एज सुन एज पॉसिबल रिकवरी हो जाए वो चलेगा? व्हाट विल यू प्रेफर? तो मैंने यहाँ पे क्या कोई बहुत जबरदस्त रूल जैसा कुछ यहाँ पे मैंने बोला है, या फिर सिंपल लॉजिक एक्सप्लेन किया है? आप बताइए। सिंपल लॉजिक। सिंपल लॉजिक, ठीक है। सो वन मोर एस्पेक्ट अपार्ट फ्रॉम दैट, चलिए अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे विंकल ने बोला कि सर इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिल रहा है, वो वंस अगेन गलत लॉजिक था। ये लॉजिक से कभी डिसीजन नहीं लिया जाता है। हम कभी भी ऐसा नहीं सोचते हैं कि मेरा जो फ्यूचर में इनकम है वो बढ़ना चाहिए। अरे पहली साल में 200 मिले या उससे बेटर है 300 ही मिल जाए तो ज्यादा बेटर है ना विंकल? यस सर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मुझे कोई यहाँ पे लॉजिक नहीं लग रहा है। हाँ, आपको मजा आ रहा है शायद 100 200 300 देखते हुए, बट अब अगर आप इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाए तो रिकवरी यहाँ पे बॉम्बे वाले प्रोजेक्ट में जल्दी मिल रही है, इसलिए बॉम्बे वाला प्रोजेक्ट जल्दी चूज होगा और इट विल लुक अट्रैक्टिव। सही है? यस सर। ओके, तो ये जो आपका गट फीलिंग है ना कि सर बॉम्बे वाला प्रोजेक्ट चूज करना चाहिए, इट इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आपके मनी, आपका आपका जो पैसा है ना उसका कुछ वैल्यू है, और जितना 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 टाइम बीतता चला जाएगा वैसे वैसे उसका वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। उसका एक बेस है, ठीक है। ये सिर्फ मैंने एक थोड़ा सा हिंट दिया। आई एम नॉट सेइंग कि मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया, मैंने सिर्फ थोड़ा बहुत टॉपिक के अंदर घुसा रहा हूं, क्योंकि इस पूरे चैप्टर के अंदर हुसैन आपको भी पता है, आप पढ़ चुके हो कि अपने को यही सारी चीजों का डिस्कशन करना है ना? यस सर। तो इट्स द चैप्टर इज ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट्स, कितना आउटफ्लो कितना इनफ्लो, ये सारी चीजें को डिस्कशन करना है। मैं थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे रहा हूं कि एग्जैक्टली हम इस पूरे चैप्टर के अंदर इस तरीके के प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि कुछ आउटफ्लो होगा कुछ इनफ्लो होगा, ठीक है। बट साथ साथ में मैंने थोड़ा आपको साइकोलॉजिकली प्रिपेयर कर दिया हूं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता क्या है, एंड ये वाले सिनेरियो में टाइम वैल्यू ऑफ मनी अगर अप्लाई करें तो ये प्रोजेक्ट अनअट्रैक्टिव है। एंड ये लॉजिकली अपने को लगा कि हाँ बॉम्बे वाला प्रोजेक्ट सही है, ठीक है। एक और एग्जांपल देके समझाता हूं। सपोज मान लो मैं आपको बोलता हूं आज आपको कि आप मेरे को 1000 का लोन दो, मैं आपको रिटर्न कर दूंगा, मैं आपको 1000 रिटर्न कर दूंगा आफ्टर 1 ईयर। आप क्या बोलोगे? आप मुझे पैसे दोगे कि नहीं दोगे? नो सर। क्यों नहीं दोगे? सर वही कॉन्सेप्ट आपने समझाया अभी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ओके। सपोज मान लो कि मैं आपको बोलूं 1000 का मुझे लोन दो, मैं आपको रिटर्न करूंगा 950। मैं आपको कितना रिटर्न करूंगा? 950। क्या आप मुझे पैसे दोगे? नो सर। नहीं ना। बट क्या मैं आपको ऐसा बोलूं कि सर मैं जो आप 1000 दो, मैं आपको रिटर्न करूंगा 1100, अब क्या आप मुझे पैसे दोगे? यस सर। क्या क्या रीजन क्या है? आपने क्यों, मैं आपको आपको ये मैं थोड़ा आपका पैसा खा जाने वाला था, वैसे तो आपको यहाँ पे भी पूरी रिकवरी मिल रही है, तो आपने यहाँ पे क्यों नो बोला एंड यहाँ पे क्यों यस बोला? चलिए, मुझे बीच वाला ऑप्शन में तो पता है कि वहां पे कम रिकवरी हो रही है, तो आपके पास एक लॉजिक है कि सर 1000 दिए 950 से वापस दोगे, तो ऐसा कैसे चलेगा? बट इन दोनों में मुझे बताइए, चलिए व्हाई इट वाज सो कि पहला ऑप्शन में लॉजिक थोड़ा आपका हिचकिचा रहा है मुझे लोन देने के लिए, या मुझे या किसी और को? सर क्योंकि जो अभी 1000 रुपए दिए तो नेक्स्ट ईयर 1000 की वैल्यू 1000 नहीं रहेगी, इन्फ्लेशन और सभी की वजह से, इंटरेस्ट रेट और। ओके 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 यस। क्योंकि क्यों 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 इन दोनों में से क्यों हमने नीचे वाला ऑप्शन चूज किया? क्योंकि एज एन ह्यूमन टेंडेंसी हमारी आदत है कि अगर हम कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हम कहीं पे पैसा लगाते हैं, तो वी ऑलवेज वांट अ सम काइंड ऑफ रिटर्न, ऑलवेज।
क्या ये सही है? यस सर। हम पहला वाला ऑप्शन नहीं चूज करेंगे बिकॉज यहाँ पे मुझे कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं मिल रहा है, मुझे मेरा कैपिटल ही वापस से मिल रहा है, दैट्स इट। एक्स्ट्रा रिटर्न मुझे कुछ मिला यहाँ पे? नो नहीं मिला ना, ठीक है। सो दैट्स वाई, उसी के कारण हम ये प्रोजेक्ट नहीं लेंगे, बट ये प्रोजेक्ट इसीलिए लेंगे क्योंकि मेरे पैसे जो है वो एप्रिशिएट हो रहे हैं एंड मेरे मनी, मैं 1 साल अगर मैं मनी आपको देता हूं तो उसका मुझे कुछ कुछ रिटर्न मिलेगा, उसका मुझे कुछ वैल्यू मिलेगा। 1 साल आपके पास पैसा रहेगा तो उसमें से कुछ वैल्यू जनरेट होगी, एंड वो वैल्यू कितनी जनरेट हो रही है? 100 रुपए की। द 100 रुपीज आई एम गेटिंग एज एन इंटरेस्ट बोलो, डिविडेंड बोलो, जो कुछ भी बोलो, वो मेरा एक्स्ट्रा अमाउंट मेरे को मिल रहा है। सही है। क्या ऐसा होता है, आप कभी गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, क्या कभी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो, क्या कभी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, कहीं पे भी इन्वेस्ट करोगे, क्या आप अपना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे कि नहीं करोगे? यस सर, ऑलवेज। यू विल ऑलवेज एक्सपेक्ट अ मिनिमम अमाउंट ऑफ द रिटर्न, ऑलवेज। ठीक है। सेम वे आपने, जैसा हमने अभी अभी एग्जांपल लिया कि आपने जैसे ECCA को स्टार्ट किया था, तो ये भी एक आपका एक इन्वेस्टमेंट है, यू विल ऑलवेज एक्सपेक्ट कि आपको इसका रिटर्न मिले मिले मिले। सही है। तो हम जैसे ECCA को एक प्रोजेक्ट मान के चलते हैं कि आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है कोर्स को परस्यू करने में, एंड आफ्टर दैट, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस होल कोर्स, आपको जब जॉब मिलेगी तब आपको उसका धीरे धीरे रिटर्न मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है। बट वापस हम हमारे टॉपिक में आ जाते हैं। ये जो वंस अगेन फीलिंग है ना, इट्स नथिंग बट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अपने गट फीलिंग से, आप अपने इंस्टिंक्ट, आप अपने लॉजिक के बेसिस पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को बेसिकली समझते हो, सिर्फ पता नहीं था कि इसको क्या बोलते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोलते हैं। ठीक है। सपोज मान लो कि हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि बैंक का। ठीक है। आज बैंक के अंदर सिंपल से क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, सपोज मान लो 5% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। ठीक है। 100 रुपए आज मैं डाल रहा हूं तो 105 हो जाएंगे आज से 1 साल के बाद, यस और नो? यस हो जाएंगे। सो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये 100 रुपए तो मैं आज प्रेजेंटली इन्वेस्ट कर रहा हूं? करेक्ट है। यस एंड ये 105 मुझे कब मिलेंगे? आफ्टर 1 ईयर। तो क्या ये मुझे फ्यूचर में मिलेगा, ऐसा बोल रहा हूं? यस बोल सकता हूं। इसीलिए स्टूडेंट्स एक चीज याद रखना कि जो मेरा प्रेजेंट, आज की तारीख में जो मेरा इन्वेस्टमेंट होता है उसको बोला जाता है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू। एंड जो मुझे फ्यूचर में उस इन्वेस्टमेंट के कारण रिटर्न मिलेगा उसको बोला जाता है फ्यूचर वैल्यू, FV। PV एंड FV। सही है। प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू, ये दोनों टर्मिनोलॉजी है जो अपने को अभी धीरे धीरे याद रखनी है, आगे जाके बहुत काम आएगा। यहां तक कोई क्वेरी? नो सर। नो बट अभी यहाँ पे आप देख रहे हो ना इस पूरे फिगर्स को, तो मैंने यहाँ पे कितना परसेंटेज ऑफ द रिटर्न एक्सपेक्ट किया है? 5% ऑफ द रिटर्न एक्सपेक्ट किया है मैंने। आप बोलोगे कि सर क्यों सिर्फ और सिर्फ 5% आपने एक्सपेक्ट किया है? क्यों 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 5%? सर आप तो 20% भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, या तो सर यही 100 रुपए आप कहाँ पे डाल सकते हो? आप सर स्टॉक एक्सचेंज में डाल सकते हो, स्टॉक मार्केट में। तो सर आपको 20-30% रिटर्न मिलेगा, यस और नो? यस सही है। एंड मार्केट के अंदर भी आप काफी लोग जो FD वगैरह में इन्वेस्ट करते हो, आप सोचते होगे कि सर ये बंदा कितना पागल है, सर 8% पे या 7% पे FD में इन्वेस्ट करता है, उससे तो बेटर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता, गोल्ड में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता, क्या उसको ज्यादा रिटर्न मिलता है या नहीं मिलता? मिलता है। मिलता। तो आपको लग रहा है कि वो बंदा पागल है नो कि जो FD में इन्वेस्ट कर रहा है? नहीं, क्यों नहीं? चलिए, क्यों क्यों? बिकॉज गोल्ड सिक्योर है, बट प्रॉपर्टी का प्राइस इंक्रीज हो सकता है, या फिर कोरोना जैसा भयंकर बीमारी आए तो डिक्रीज भी हो सकता है, मार्केट डाउन हो सकता है। पर ओके एफडी में तो फिक्स किया होगा कि भाई 8% मिलेगा, तो मिलने ही वाला है। ओके, यस बोल सकते हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट एनीवन? Yes, sir, same reason. FD is more secure. यस स्टूडेंट्स, देखिए होता क्या है
कि जब भी आप कहीं पे भी मतलब इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें आप ऑब्वियसली जैसे आपने बोला उस तरीके से लॉजिक के बेसिस पे आप कंसिडर करते ही हो, ठीक है। बट यहाँ पे मैं क्यों सिर्फ और सिर्फ 5% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी तरीके का रिस्क नहीं है, खास करके डिफॉल्ट का कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। और आपने भी बोला कि जैसे रिटर्न में फ्लक्चुएशंस नहीं होगी, फिक्स अमाउंट ऑफ द रिटर्न मिल रहा है, तो काइंड ऑफ ये रिस्क फ्री बन गया है, ठीक है। एंड डिफॉल्ट का तो रिस्क फिर भी बोल सकते हैं, अगर प्राइवेट बैंक है तो, अगर मतलब नेशनलाइज्ड बैंक है तो वंस अगेन डिफॉल्ट का रिस्क नहीं है। अगर एसबीआई में एफडी करते हो तो कोई भी डिफॉल्ट का रिस्क नहीं है, क्योंकि अगर कुछ एसबीआई को कुछ हो जाएगा तो गवर्नमेंट है पीछे उसको सपोर्ट करने के लिए, गवर्नमेंट पैसा दे देगी। आप बोलोगे कि सर गवर्नमेंट कहां से पैसा लाएगी? अरे गवर्नमेंट के पास तो प्रिंटिंग मशीन है, अगर गवर्नमेंट की तिजोरी खाली हो जाएगी तो वो तो नए नोट्स प्रिंट कर लेगी, सही है ना। सो अगर एसबीआई की एफडी के अंदर इन्वेस्ट किया है तो बोल सकते हैं कि उसमें कोई भी तरीके का डिफॉल्ट रिस्क नहीं है, यस सही है। तो 5% रिटर्न चाहिए, कोई भी डिफॉल्ट रिस्क नहीं है। अगर मान लो आईसीआईसीआई वाला या कोटक वाला ज्यादा रिटर्न भी दे रहा है तो हम वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि कोटक एक प्राइवेट बैंक है, अगर वो मान लो यस बैंक की तरह गिर गई तो अपना पैसा शायद डूब सकता है। देयर इज स्मॉल अमाउंट ऑफ द चांसेस बट स्टिल इट मे बी पॉसिबल। ओके, सो सबसे पहले तो इसके अंदर क्यों मैं कम रिटर्न मांग रहा हूं, क्योंकि नहीं है कोई भी तरह का डिफॉल्ट रिस्क नहीं है। एंड ये सेविंग्स का बोल रहा हूं, एफडी वगैरह में तो 7% मिलता है, ठीक है। देन उसके बाद लिक्विडिटी रिस्क नहीं है। आज अगर मैं 5% बोल रहा हूं तो सेविंग्स अकाउंट का बोल रहा हूं, अभी सेविंग्स अकाउंट में कभी भी डिपॉजिट कर सकते, कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, तो लिक्विडिटी है या नहीं है सेविंग्स अकाउंट में? सर है। यस लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि कभी भी आप चाहो तो इन्वेस्ट कर दो, कभी भी आप चाहो तो पैसा निकाल दो, दैट इज कॉल्ड लिक्विड असेट। कैश इज द बिगेस्ट लिक्विड असेट। कैश एक सबसे बड़ी लिक्विड असेट है कि अगर आपके पास पैसा पड़ा है, कैश में पड़ा है, तो कभी भी आप उसको विड्रॉ करके कहीं पे भी यूज कर सकते हो। बट उसी के अगेंस्ट में अगर मान लो आपके पास कोई शेयर्स पड़े हैं, तो हालांकि अगर वो शेयर्स डीमेट अकाउंट में पड़ा है तो वंस अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि डीमेट अकाउंट ऑनलाइन स्टॉक मार्केट के अंदर इमीडिएट आपको क्या हो जाता है, सेलिंग हो जाती है। बट फिर भी उसका पैसा आते आते 1-2 दिन लग जाते हैं। बट वंस अगेन शेयर्स इज वन ऑफ द काइंड ऑफ दी वंस अगेन लिक्विड एसेट, कि जिसको आप कभी भी खरीद सकते हो, कभी भी बेच सकते हो। आपका पैसा कभी इन्वेस्ट हो जाएगा, कभी आपको उसका पैसा विड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। बट उसके अगेंस्ट में अगर आप देखो ना, तो प्रॉपर्टी उसके उस मामले के अंदर बहुत ही खराब काम कर रही है। प्रॉपर्टी के अंदर लिक्विडिटी सबसे खराब है। आपको कभी भी पैसों की जरूरत है, रातों रात क्या प्रॉपर्टी बिकेगी? नो नहीं बिकेगी, बहुत दिक्कत आएगी, सही है। सो मैं तो जस्ट आइडिया दे रहा हूं कि एग्जैक्टली लिक्विडिटी रिस्क होता क्या है। हमारे यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट में कोई भी तरीके का लिक्विडिटी रिस्क नहीं है, इसलिए मैं 5% रिटर्न मांग रहा हूं। एंड जो बंदा प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है वो 20% रिटर्न क्यों मांगता है? बिकॉज वहां पे लिक्विडिटी रिस्क है, सही है। अगर कोई बंदा रिस्क बेयर कर रहा है तो वो ज्यादा रिटर्न मांगेगा। द रिस्की प्रोजेक्ट है। सपोज मान लो आपको मैं बोलूं कि एसबीआई में आप एफडी करो या कोटक में इन्वेस्ट करो, कोटक में जाओगे तो आपको ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे? यस करोगे, क्योंकि वहां पे रिस्क ज्यादा है। द मोर द रिस्क द हायर द रिटर्न यू विल एक्सपेक्ट, सही है। सो अगर मान लो कि हाँ, बिटकॉइन 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 वंस अगेन एक ऐसा है, या कोई भी क्रिप्टो करेंसीज ऐसी है कि जहां पे अगर मान लो कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हो आप। एंड जितना ज्यादा आप रिस्क ले रहे हो, आप एक्सपेक्ट करोगे, आई एम नॉट सेइंग कि मार्केट कितना दे रहा है वगैरह वगैरह, बट आपके दिमाग में तो ऐसा चलेगा ना कि यार इतना ज्यादा रिस्क ले रहा हूं, मुझे 50-60% रिटर्न मिलना चाहिए। यस विल यू एक्सपेक्ट और नॉट? ऑलवेज ऑब्वियसली। सो हमेशा क्या होता है कि ये जो रेट्स, परसेंटेज रेट्स डिसाइड होता है ना इंटरेस्ट वगैरह के, इट डिपेंड्स कि आपके आपके एसेट के अंदर कितना रिस्क छुपा हुआ है। व्हाट एग्जैक्टली इज द रिस्क बिहाइंड दैट एसेट, बिहाइंड दैट होल इन्वेस्टमेंट, सही है। एंड द लास्ट रिस्क इज द मैच्योरिटी रिस्क। अगर सपोज मान लो मैं आपको बोलूं कि एफडी में इन्वेस्ट कर दो, ज्यादा रिटर्न मिलेगा, बट हम सबको पता है कि काफी लोग एफडी में इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो पैसे एक बार हम लोग डाल दिए तो उसका कैपिटल फिर आज से कितने साल बाद मिलेगा? 5-6-7 साल के बाद मिलेगा,
सही है, उससे बेटर है सेविंग्स अकाउंट में बहुत जल्दी हमको एवरी ईयर रिटर्न मिलता चला जाएगा एंड एवरी ईयर हमारा कंपाउंडिंग होता जाएगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट सपोज मान लो मैं आपको ऐसा बोलूं कि आपको मैं 10% का एक डिबेंचर इश्यू कर रहा हूं, 10% डिबेंचर्स, पॉसिबल है? यस। आप लोग इन्वेस्ट करोगे, बट एक डिबेंचर ऐसा है कि जो रिडीम हो रहा है आफ्टर 5 इयर्स एंड दूसरा डिबेंचर 10% डिबेंचर है जो रिडीम हो जाएगा आफ्टर 7 इयर्स। कौन सा चूज करोगे? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला, क्योंकि आपको सेम इंटरेस्ट मिल रहा है, बट पहले वाले में आपको साइकोलॉजिकली ऐसा है कि हाँ भाई मेरे पैसे 5 साल के अंदर मेरे को कैपिटल वापस मिल जाएगा, बट दूसरे में 7 सालों के बाद आपको कैपिटल वापस मिल रहा है। तो काफी जगह पे ये मैच्योरिटी रिस्क छुपा हुआ होता है, काफी जगह पे थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन का जब कमिटमेंट आ जाता है, तब वहां पे अगर लॉन्ग ड्यूरेशन का कमिटमेंट है तो मैच्योरिटी रिस्क थोड़ा बहुत दिमाग में आता है। ठीक है, कि वहां यार 7 साल वेट करना पड़ेगा, पता नहीं 7 सालों में क्या हो जाएगा, उससे बेटर है 5 साल में ही पैसे रिकवर हो रहे हैं, चलो ना 5 साल में कर लेते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत मैंने आइडिया दिया कि हम जब भी यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो किस हिसाब से हम यहाँ पे रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे, उसके कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे बोले। जनरली कोई भी चीज, डिबेंचर्स हो, बॉन्ड्स हो, गोल्ड हो, प्रॉपर्टी हो, शेयर्स हो, एफडी हो, इन सभी के पीछे जो रेट ऑफ रिटर्न छुपा हुआ होता है ना, वो ऑलवेज इज बिकॉज ऑफ दीज 3 एलिमेंट्स, ये 3 एलिमेंट्स के कारण डिसाइड होता है। ठीक है, कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर, आपकी प्रॉपर्टी के अंदर, आपके शेयर्स के अंदर, सभी के अंदर कितना डिफॉल्ट रिस्क है, कितना लिक्विडिटी का इश्यू है, कितना मैच्योरिटी रिस्क छुपा हुआ है। ठीक है, तो आप थोड़ा फील कर सकते हो, हाँ सर सही है, मार्केट में जितनी तरीके से डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, शेयर्स, ये सारी चीजें मिल रही है, उसमें ये सारी चीजों के बेसिस पे ही रेट ऑफ रिटर्न डिसाइड होता है, हम भी रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे पास सपोज मान लो इन्फोसिस के शेयर्स है। इन्फोसिस अ वेरी स्टेबल कंपनी। इन्फोसिस कैसी कंपनी है? बहुत ही स्टेबल कंपनी है। ठीक है, तो एंड वो रिस्क फ्री कंपनी, हम सबको पता है, इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस, दीज ऑल ऑफ द कांग्लोमरेट्स आर द काइंड्स ऑफ द रिस्क फ्री। यहाँ पे पैसे डूबने का डर है? नो सर, कम है। नहीं है ना। ठीक है, तो मैं इन्फोसिस के पास से सिर्फ 10 या 15% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूं, बिकॉज मेरे को कोई रिस्क नहीं है। अगर मेरे को इन्फोसिस वाला 15% रिटर्न दे रहा है तो मैं तो बहुत खुश होऊंगा। बट अभी रिसेंटली मान लो कि कोई ऐसी कंपनी है कि जैसे कि पेटीएम है, सही है, पेटीएम, पेटीएम में सबको पता है, जोमेटो में सबको पता है, नाइका में सबको पता है कि बहुत ज्यादा रिस्क छुपा हुआ है। दीज ऑल द काइंड्स ऑफ द ऑनलाइन प्लेयर्स विल हैव द रिस्क कि वो प्रॉफिट करेंगे या नहीं करेंगे, पता नहीं है। क्या आपको लग रहा है जोमेटो, पेटीएम एंड नाइका के अंदर, नाइका तो अभी भी प्रॉफिटेबल है, बट जोमेटो, पेटीएम के अंदर प्रॉफिट होगा एंड होगा? क्या किसी ने ऐसा लिख के दिया है? नो। These all are the startups. स्टार्टअप्स कभी भी फेल हो सकते हैं। ठीक है, तो जब जोमेटो एंड पेटीएम मुझे रिटर्न देगा तो आई विल ऑब्वियसली एक्सपेक्ट कि मुझे 20-25% रिटर्न चाहिए, क्योंकि मैंने इतना ज्यादा रिस्क लिया है। ठीक है, जैसे कि सपोज मान लो आज मेरे पास 10,000 रुपए है, मेरे को इन्फोसिस वाला 15% रिटर्न दे रहा है, और 10,000 रुपए मैं चाहूं तो किसके अंदर, पेटीएम में लगा सकता हूं। तो पेटीएम वाला भी बोलेगा मैं भी तुझे 15% रिटर्न दूंगा। आप कौन सा इन्वेस्टमेंट चूज करोगे? इन्फोसिस वाई, क्यों? स्टेबल कंपनी है। यस, ये रिस्क फ्री है ना, काइंड ऑफ। यहाँ पे रिस्क कैसा है? कम है। अगर मेरे को सेम 15% रिटर्न मिल रहा है तो मैं तो ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करूंगा ना जहां पे रिस्क कम है। सही है? यस सर। ओके, सपोज मान लो कि पेटीएम वाला बोलेगा दीपन भाई हम आपको 25% देंगे, 25% ही देंगे, तो कौन सा, अब कौन सा, कहां पे इन्वेस्ट करोगे? वेर यू विल इन्वेस्ट? Sir, it will depend on the investor. ओके, यस, इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंडेबल है। मेरे पापा जैसे लोग हैं कि जो सेफ खेलना चाहते हैं वो हमेशा यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे इन्फोसिस में, क्योंकि ना वो इस एज में है कि वो मान लो कि कोई अमाउंट है वो गवा नहीं सकते हैं। ठीक है, एक एज के बाद ऑब्वियसली वो सेफ जोन आ जाता है, बट हमारे जैसे लोग 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है, थोड़ा ज्यादा रिस्क ले लेंगे। मेरे जैसे लोग थोड़ा रिस्की इन्वेस्टमेंट भी करेंगे।
अगर रिस्क इन्वेस्टमेंट तभी करूंगा, याद रखना, जब मेरे को ज्यादा रिटर्न मिल रहा है तो। सही है ना? यस। अगर मेरे को 15 के बदले 25% दे रहा है, भले ही थोड़ा रिस्क है, बट फिर भी मैं 25% वाला करूंगा, बिकॉज आई एम रिस्क लवर। मेरे को रिस्क रिस्क अभी थोड़ा बहुत पसंद है, या तो मैं बोल सकता हूं मेरे में वो रिस्क लेने की कैपेसिटी है। आई कैन टेक द रिस्क इफ आई वांट। ठीक है? या तो मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास वो रिस्क एपेटाइट, एपेटाइट शब्द अगर किसी ने सुना हो तो ये ग्रैब हो जाएगा कॉन्सेप्ट। रिस्क एपेटाइट, मेरे पास वो वंस अगेन कैपेसिटी का सिनोनिम है, बट आई एम रिस्क, मेरे रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, मैं ज्यादा रिस्क ले सकता हूं। ठीक है? बट मेरे पापा जैसे लोग रिस्क एवर्स होते हैं। रिस्क, मेरे और आपके पापा जैसे लोग रिस्क एवर्स होते हैं, जहां पे वो रिस्क बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। ठीक है? हालांकि एफएम के अंदर थोड़ी एक कहावत है, बट मैं बता देता हूं कि ऐसा अजम्पशन लिया जाता है कि दुनिया के सारे लोग रिस्क एवर्स है, दुनिया के सारे लोग रिस्क एवर्स है, अनलेस एंड अनटिल दे गेट द रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम का मतलब होता है ज्यादा रिस्क लेने के एक्सचेंज में ज्यादा एक्स्ट्रा रिटर्न। ये जो 10% आपको एक्स्ट्रा रिटर्न दिया ना पेटीएम वालों ने, 15 में से 25 कर दिया, इसको बोला जाता है रिस्क प्रीमियम। तो फिर से मैं शब्द बोल रहा हूं, शायद अगर आप ग्रैब कर पाओ तो अच्छी बात है। ऐसा अजम्पशन लिया जाता है कि दुनिया के अंदर सारे लोग रिस्क एवर से, किसी को रिस्क पसंद नहीं है, अनलेस एंड अनटिल यू आर गेटिंग पेड फॉर द रिस्क प्रीमियम। आपको एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है तो आप रिस्क लोगे, अदरवाइज यू आर ऑल्सो रिस्क एवर्स, आपको रिस्क पसंद नहीं है। समझ में आया? यस। ठीक है, डन है। सो यहां तक किसी को क्वेरी नहीं है? अभी भी हम लोगों ने बहुत ज्यादा कुछ टाइम वैल्यू ऑफ मनी के जो मेन चीजें हैं उसमें, उसके अंदर नहीं आए हैं हम लोग। ठीक है? मैं एक लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा के आपको यहाँ पे एक ब्रेक देने वाला हूं, बट एक लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूं। सपोज मान लो यहाँ पे एक गवर्नमेंट बॉन्ड है। गवर्नमेंट क्या है? बॉन्ड है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड के पास से आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे? इस गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर ना ही कोई यहाँ पे डिफॉल्ट रिस्क है, ना ही यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस का रिस्क है। ठीक है? एंड सपोज मान लो ये बॉन्ड है ना, वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है। ठीक है? तो लिक्विडिटी रिस्क भी नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो सिंपल सीधा साधा इन्वेस्टमेंट है, सेफ इन्वेस्टमेंट है। हाउ मच रिटर्न एज एन इन्वेस्टर यू विल एक्सपेक्ट राइट नाउ? अगर मैं आपको बोलूं कि आपको इन्वेस्ट करना, कितना रिटर्न, कितना परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट आप मांगोगे गवर्नमेंट से? बताइए। फोर टू 5%। भैया इंडिया के अंदर 4 to 5% इन्फ्लेशन है। अगर 4 to 5% रिटर्न मांगोगे तो कोई वैल्यू एप्रिसिएशन नहीं होगा। मिनिमम 8% मांगना पड़ेगा ना? हाँ सर, यस अबव इन्फ्लेशन रेट। 7 to 8% मांगना पड़ेगा स्टूडेंट्स अपने को। ठीक है? सो ये लॉजिकली बता रहा हूं, मतलब ये कोई ऑब्वियसली इन्फ्लेशन का ही, अगर आप सिर्फ उतना ही रिटर्न मांगोगे तो खत्म हो गया ना, आपका वैल्यू बढ़ ही नहीं रहा है। ठीक है? सी, ये बीच में बात निकली है तो बता देता हूं ये चीज। सपोज मान लो आपके पास 10,000 रुपए है। ठीक है? एंड 10,000 रुपए से क्या आता है? एक मोबाइल फोन आता है, अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है? एमआई का एक फोन आ जाएगा, चल जाएगा। ठीक है? अगर आप मान लो ऐसा सोचते हो कि मैं एमआई का मोबाइल फोन नहीं खरीदूंगा, आज मान लो मेरा खुद का फोन आधा अधूरा तो बिगड़ने आया है, बट आई एम नॉट बाइंग एनी न्यू फोन। मैं अपना कंजम्पशन सेक्रीफाइस कर रहा हूं, बोल सकते हैं हम लोग। यस। वी आर सेक्रीफाइसिंग अवर कंजम्पशन। ठीक है ना? हम क्या कर रहे हैं? इस पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हैं। डन है? इन सपोज मान लो मेरे को 5% रिटर्न मिल रहा है। हुसैन आपने बोला कि सिर्फ और सिर्फ मेरे को 5% रिटर्न मिला, बट
5% रिटर्न मिलने के बाद मेरे को कितना पैसा आएगा यहाँ पे? 10,500 आएगा आफ्टर 1 ईयर। यस सर। और ये 10,500 लेके मैं मार्केट में गया, ओ हो चलो चलो 10,000 रुपए से मोबाइल फोन खरीदेंगे एंड 500 रुपए अपनी जेब में रखेंगे। दिस इज द एक्स्ट्रा मनी यू हैव गॉट। ये फोकट का मिला 500 आपको, फ्री में मिला। यस सर। इस 500 के लिए आपको कुछ पसीना बहाना पड़ा था? नो सर। नहीं ना। तो 500 तो एक्स्ट्रा है, वी कैन से कि वो आपका लिटरली एक रिटर्न छूटा है, वो उतना आपका पैसा एक्स्ट्रा आपके पास आया है, तो दैट वाज ओके। बट अब जैसे ही मार्केट में गए ना, मार्केट में पता चला कि वो 10,000 का एमआई का फोन अभी 10,500 में मिल रहा है बिकॉज ऑफ द 5% इन्फ्लेशन। तो लिटरली आप मुझे बताइए कि आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया था 5% पे 1 साल के बाद, अब जाके आप मुझे बताएं क्या आपके पास कुछ एक्स्ट्रा बचा? आपकी पॉकेट में कुछ एक्स्ट्रा बचा? नो सर। नहीं ना। ठीक है। सो ये कंजम्पशन को सेक्रीफाइस करने का तो फिर अर्थ ही क्या हुआ? व्हाट एग्जैक्टली वाज द पर्पस? मैंने क्यों सेक्रीफाइस किया? इतनी इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्यों सेक्रीफाइस की और किसके लिए मैं सेक्रीफाइस करूं? आज मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं उन लोगों का भला हो इसलिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। नहीं, वाई आई एम इन्वेस्टिंग? बिकॉज मेरे को कुछ फायदा हो, कुछ एक्स्ट्रा रुपए मेरे को मिले इसलिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। बट ये वाले सिनेरियो में तो मेरे को कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? कि क्यों सिर्फ इन्फ्लेशन जितना ही रिटर्न अगर आपको मिलता है तो वो कुछ काम का नहीं है। और क्यों काम का नहीं है? क्योंकि आपने इतना बड़ा बलिदान दिया था, आपने कंजम्पशन को सेक्रीफाइस किया था, और इतना बड़ा बलिदान देने के बाद भी आपके हाथ में तो सिर्फ खाली कटोरा बचा। बोल सकते हैं? यस सर। ठीक है। सो आई होप एवरीवन गॉट इट। ये थोड़ा डाइवर्जन हो गया बट थोड़ी क्लैरिटी देना जरूरी था। डन है। हम वापस अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। हम बात कर रहे थे कि परसेंटेज ऑफ रिटर्न दैट वी विल गोइंग टू एक्सपेक्ट, परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट वी विल गोइंग टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट बॉन्ड। बहुत ही सिंपल सा बॉन्ड है, कोई रिस्क नहीं है, बट फिर भी हम 8% रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे। यस और नो? यस सर। यस। बट अगर यहाँ पे गवर्नमेंट बोल दे कि दीपन भाई आप है ना, ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड है वो इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड है, इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड ऐसे बॉन्ड होते हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड। इसका मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट बोल रही है कि दीपन भाई इन्फ्लेशन पूरे साल का जितना होगा ना, सपोज मान लो 4.80 इन्फ्लेशन हुआ, तो इतना रिटर्न हम आपको कंफर्म्ड देंगे देंगे और देंगे एट द एंड ऑफ द ईयर। जितना इन्फ्लेशन हमारा जो अथॉरिटीज होता है ना, जो इन्फ्लेशन का फिगर डिसाइड करता है कि थ्रू आउट द ईयर कितना इन्फ्लेशन रहा, ठीक है, तो रिटेल इन्फ्लेशन कितना रहा 4.80, तो हम फर्स्ट ईयर में 4.80 इन्फ्लेशन है तो इतना रिटर्न तो हम देंगे देंगे। 4.80 की चिंता मत करो, वो बताने की जरूरत नहीं है, वो हमारा कमिटमेंट है कि इंडिया के अंदर जितना इन्फ्लेशन होगा उतना रिटर्न तो हम आपको देंगे ही देंगे। उसको अगर इग्नोर करें, इन्फ्लेशन को इग्नोर करें, क्यों इग्नोर करने की बोल रहे हैं? क्योंकि इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड बॉन्ड है। पहले से बोल दिया गया है कि इन्फ्लेशन का सेपरेटली आपको पेमेंट किया जाएगा। सही है। सेकेंड ईयर में अगर सपोज मान लो कि इन्फ्लेशन हो गया 5.20, तो सेकेंड ईयर में थोड़ा ज्यादा इन्फ्लेशन का रिटर्न मिल जाएगा। इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन होता है तो इन्फ्लेशन का सेपरेटली पैसा आपके अकाउंट में डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर आपके दिमाग में ऐसा है कि ओके सर, गवर्नमेंट इन्फ्लेशन का रीइंबर्समेंट सेपरेटली करने वाली है, दैट मीन्स अपने को इन्फ्लेशन का कोई चिंता नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स गवर्नमेंट हमको 10,000, ठीक है, जो 10,000 इन्वेस्ट करेंगे उसमें 5% अगर इन्फ्लेशन आया है तो गवर्नमेंट अपने को सेपरेटली 500 रुपया डिपॉजिट करेगी करेगी एंड करेगी। ये तो कंफर्म्ड है बिकॉज ऑफ द 5% इन्फ्लेशन। अब मुझे बताओ कि इस इन्फ्लेशन के अलावा 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 आपको कितना रिटर्न चाहिए? इन्फ्लेशन को जो भूल जाओ आप, ठीक है। दैट मीन्स इन दिस सिनेरियो वी आर नॉट कंसिडरिंग द इन्फ्लेशन, हम टेंशन नहीं ले रहे हैं, ठीक है।
तो इन्फ्लेशन के अलावा इन्फ्लेशन को निकाल देते हैं तो कितना रिटर्न आप मांगोगे? 4 to 5%. 3% बोल सकता हूं, 2 to 3%, 4% डिपेंडिंग ऑन द कंट्री, डिपेंडिंग ऑन द रिस्क। बट यहाँ पे बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, चलो मैं मान लेता हूं कि 3% या 4% में मांगूंगा, ठीक है। बट 3% क्यों मांगा? क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पे मुझे सेपरेटली बोला था कि हम आपको सेपरेटली पेमेंट करेंगे इन्फ्लेशन का। बट यहाँ पे एग्जैक्टली देखने जाए तो 3% मुझे मिल रहा है, अपार्ट फ्रॉम दैट सेपरेटली और 5% मिलेगा बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन, ठीक है। बट ये मैं इग्नोर कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो वो तो मिलने ही वाला है कि ये 5% जो है वो 1 सेकेंड अलग है। सो देखो स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली अगर देखने जाए ना, आप इन दोनों फिगर को एग्जैक्टली कंपेयर करो ना, 8% एंड 3% को, तो आपको है ना एक आपको सेक्रीफाइस ऑफ कंजम्पशन के लिए एक रियल रिटर्न चाहिए, वो कंफर्म्ड है। द रियल रिटर्न मींस आप अपने आज इन्वेस्ट किया है तो आपके हाथ में कुछ एक्स्ट्रा बचना चाहिए ना, तो जो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए उतना तो आप एक्सपेक्ट करोगे ही करोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्फ्लेशन का भी आप पैसा मांगोगे मांगोगे मांगोगे, यस और नो? Yes, sir. ठीक है। ये सेकंड वाला बॉन्ड जरा आप देखिए, यहाँ पे इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन था, दैट मींस मैंने बोला था कि गवर्नमेंट इन्फ्लेशन के लिए सेपरेटली पैसा देने वाली है, ठीक है। फिर भी आपने 3% क्यों मांगा, 4% क्यों मांगा, 5% क्यों मांगा? बिकॉज आपको लिटरली कोई रियल टर्म्स में कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए था अपार्ट फ्रॉम द इन्फ्लेशन। सही है ना? अदरवाइज आप बोल सकते थे नहीं नहीं नहीं, इन्फ्लेशन जितना है वो 5%, बस हमको उतना ही चाहिए, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, जीरो चाहिए। ऐसा बोला नहीं ना हमने, सही है। सो दैट्स वाई होता क्या है, जरा यहाँ पे ध्यान देना कि एक चीज ऐसी होती है कि हमको एक रियल रिटर्न चाहिए होता है, एंड ये रियल रिटर्न जो होना चाहिए, इट हैज टू बी द रिस्क फ्री होना चाहिए। 3% में भी ये बोले कि नहीं नहीं ये तो पेटीएम वाले 3% दे रहे हैं, तो थोड़ी ना चलेगा स्टूडेंट्स। क्या लग रहा है आपको? वो तो गवर्नमेंट बोल रही थी कि हम गारंटीड आपको देगी, वहां पे कोई भी रिस्क नहीं था, गवर्नमेंट वर्ड यूज किया था, इसलिए मैं 3% में मान जाऊंगा। आज एसबीआई वाले बोले 7% एफडी का इंटरेस्ट देंगे, मान जाएगा। वाई? बिकॉज वहां पे कोई रिस्क नहीं है। सही है। क्या मैं सारे इन्वेस्टमेंट में से कुछ ना कुछ रियल रिटर्न मांगूंगा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एक्सेस अमाउंट मेरे पास बचे, ऐसा कुछ करूंगा? Yes, sir, always. ऑलवेज, ऑब्वियसली। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं सारे इन्वेस्टमेंट में से इन्फ्लेशन के लिए रिटर्न मांगूंगा, यस और नो? सपोज 5%, Yes, sir. ठीक है। ये अकेला रिस्क फ्री रियल रिटर्न क्या होता है वो पता चला। रिस्क फ्री रियल रिटर्न इज दैट कि आपके इन्वेस्टमेंट में से एट द एंड आपके हाथ में कितना एक्स्ट्रा बचा, उसके बारे में बात हो रही है। इन्फ्लेशन को हटा के, इन्फ्लेशन के अलावा कितना रियल रिटर्न मिला। दैट मीन सपोज मान लो हम 10,000 इन्वेस्ट किए हैं, मुझे 1 साल के बाद 10,800 रुपए मिले। 5% इन्फ्लेशन था। क्या कितना था? 5% इन्फ्लेशन था। मुझे यहाँ पे बताइए, मुझे इन्फ्लेशन के अलावा एक्स्ट्रा कितना मिला? 3%. 3%। 300 रुपए मुझे एक्स्ट्रा मिले, और वो 300 मुझे चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज तो कोई मतलब नहीं है। ऐसा हमने अभी अभी ऊपर प्रूव किया, ठीक है। सिर्फ इन्फ्लेशन का रिटर्न नहीं है, रिस्क फ्री रियल रिटर्न भी मुझे चाहिए, 3% भी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्फ्लेशन का भी रिटर्न चाहिए। इन द लास्ट थिंग कि क्या हमारे इन्वेस्टमेंट में कोई भी तरीके का रिस्क छुपा हुआ है, तो मुझे रिस्क प्रीमियम भी चाहिए। क्या चाहिए? रिस्क प्रीमियम। सपोज हमने बात किया था कि गवर्नमेंट बॉन्ड है ना, तो उसके अंदर रिस्क प्रीमियम 0 होगा, कोई रिस्क नहीं है। बट उसी के अगेंस्ट में वो रिलायंस का बॉन्ड होता तो हम 1-2% मांगते। मुझे पता है कि रिलायंस बहुत अच्छी कंपनी है, बट स्टिल एक्स्ट्रा रिस्क प्रीमियम 1-2% मांगते हम लोग, क्योंकि एट द एंड रिलायंस इज अ प्राइवेट एंटिटी। डिफॉल्ट करेगी तो क्या गवर्नमेंट देगी हमको पैसा? No. नहीं ना, ठीक है। तो रिलायंस या कोई भी प्राइवेट एंटिटी के अंदर रिस्क छुपा हुआ होता है कि नहीं होता? प्राइवेट एंटिटी में Yes, sir. ऑलवेज छुपा हुआ आता है। तो रिस्क प्रीमियम आप ज्यादा रिटर्न मांगोगे कि नहीं मांगोगे? Yes, sir. यस, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न मांगोगे। अभी यहीं पे सपोज मान लो हम एग्जांपल ले ले है प्रॉपर्टी का, तो प्रॉपर्टी के अंदर
सबसे बड़ा रिस्क होता है लिक्विडिटी रिस्क। तो आप तो रिस्क प्रीमियम कितना मांगोगे? 15% रिस्क प्रीमियम मांगोगे या 20% रिस्क प्रीमियम मांगोगे कि यार इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूं तो 20% तो मेरा रिस्क प्रीमियम है, सिर्फ रिस्क लेने का मुझे 20% चाहिए, अपार्ट फ्रॉम दैट 20 के अलावा 5% इन्फ्लेशन का रिटर्न चाहिए, एंड उसके अलावा 3% मेरे को मेरा रियल रिटर्न चाहिए। हालांकि रिस्क प्रीमियम भी आपका रिटर्न ही एट द एंड आपको मिलेगा, 28% पूरा आपका ही है, वो आप ही रखना। बट दीज थ्री आर दी कंपोनेंट्स। इस तीन चीजों से डिसाइड होता है कि ओवरऑल आपका टोटल रिटर्न कितना मांगोगे आप। ये टोटल रिटर्न जो डिसाइड होता है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे कि डिफॉल्ट रिस्क कितना है, लिक्विडिटी रिस्क कितना है, एंड मैच्योरिटी रिस्क कितना है। ये सारी चीजें अफेक्ट करती है। ये सारी चीजें एग्जैक्टली देखने जाए ना तो रिस्क प्रीमियम को अफेक्ट करती है यहाँ पे। ठीक है, कि डिफॉल्ट रिस्क कितना है, लिक्विडिटी रिस्क कितना है, एंड मैच्योरिटी रिस्क कितना है। गॉट इट? यस सर। ओके, सो लॉजिकली थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में आया। देखो ये जो कुछ भी चीज बता रहा हूं आपके बहुत ज्यादा बेटर क्लैरिटी के लिए बता रहा हूं, अदरवाइज इस कोई भी चीज हुसैन आपने भी नहीं पढ़ी होगी कहीं पे। फ्रेंकली यस स्पीकिंग सर। मैंने कहीं पे भी अभी तक कप्लान या तो हमारी बुक में से कुछ भी पढ़ाना चालू नहीं किया है। मैं सिर्फ आपका दिमाग खोल रहा हूं कि प्रैक्टिकल लाइफ में होता क्या है, व्हाट हैपन एग्जैक्टली इन द प्रैक्टिकल लाइफ। ठीक है, सो सपोज मान लो स्टूडेंट्स की प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो प्रोजेक्ट हमको 15% रिटर्न दे रहा है, तो 15% एक्सेप्ट करना या नहीं करना वो जज तो करना पड़ेगा ना। 15% इज गुड और बैड, हाउ यू विल गोइंग टू जज? उसके लिए कुछ बेसिक्स तो पता होने चाहिए ना आपको। यस। ठीक है, तो इसलिए हमने पहले रेट ऑफ रिटर्न के बारे में बहुत सारा डिस्कशन किया, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या चीजें से एक रेट ऑफ रिटर्न बनता है, कैसे कैसे रेट ऑफ रिटर्न अफेक्ट करता है। तीन चीजों से रेट ऑफ रिटर्न अफेक्ट होता है। एक रिस्क फ्री रियल रिटर्न आप कितना मांग रहे हो, इन्फ्लेशन कितना कंट्री में एग्जिस्ट करता है, एंड ओवरऑल आप रिस्क प्रीमियम कितना मांग रहे हो, मतलब कंपनी एंटिटी असेट के अंदर कितना रिस्क जुड़ा हुआ है। ठीक है, सो बहुत सारी बातें की हम लोग ने, कुछ बेसिक बेसिक सी चीजों के बारे में बातें की। अब हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम थोड़ा थोड़ा अभी धीरे धीरे बुक के अंदर मूव करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए। ठीक है, तो 10 मिनट के अंदर वापस आएगी, ब्रेक के बाद मिलता है स्टूडेंट्स।
यस स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करें। यस सर। यस, हम बात कर रहे थे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर बहुत सारी चीजों की, बेसिक सी चीजों की हम लोगों ने बात की। अब मेन चीज के ऊपर आ जाता है, ठीक है। हमने अभी अभी एक जगह पे मैंने एक चीज सिखाई थी कि क्या होता है प्रेजेंट वैल्यू एंड क्या होता है फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। हालांकि इज इक्वल टू नहीं हो सकता, ठीक है, बट प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू जो है हमारी, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि आज सपोज मान लो आप 100 इन्वेस्ट करते हो, हाउ मच यू विल अर्न आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद आप कितना अर्न करोगे, ठीक है। तो वो फ्यूचर की एक वैल्यू है, आपके 100 रुपए की एक फ्यूचर वैल्यू है कि कितना बन जाएगा, 100 रुपया एक साल के बाद कितना बन जाएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट, दैट इज द मीनिंग ऑफ द फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। तो मेरे एक साल के बाद सपोज मान लो 110 बन रहा है, तो कितना रिटर्न मेरे को मिला? 10%। 10%, यस। तो 10% रिटर्न मिला। अभी सपोज मान लो यहाँ पे ये सारे फिगर्स आपके सामने हैं, मैथमेटिकली जरा अगर आपके पास कैलसी है तो जरा करिए कि 100 इंटू 10% करेंगे तो कितना आएगा, ओरली भी हो सकता है 10। अभी एक साल के बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट एलिमेंट मिलेगा या मेरे को कैपिटल भी मिलेगा? इंटरेस्ट सर। मतलब सपोज मान लो पैसे, मतलब प्रोजेक्ट खत्म हो गया या तो खत्म हो गया सब कुछ, ठीक है, तो कैपिटल मिल जाएगा ना साथ में। यस। तो 100 रुपए भी मिल जाएंगे अलोंग विद द इंटरेस्ट। यस कितना मिला मेरे को? 110, ठीक है। सो एक साल के बाद मेरी फ्यूचर वैल्यू क्या है, अगर वो मुझे कैलकुलेट करनी है तो इतना लंबा चौड़ा रास्ता मैं पसंद करूं उससे बेटर है क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि 100 रुपए की फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, 100 इंटू 110% आ सकता है। मेरे को डायरेक्ट फ्यूचर वैल्यू मिल सकती है, ये है प्रेजेंट वैल्यू, ये है फ्यूचर वैल्यू। कैन वी डू दिस? यस सर। समझ में आ रहा है? थोड़ा मैथ्स वाइज हम किस किस वे में जा रहे हैं, मैं एक नहीं तो दूसरे तरीके से कान पकड़वाने की ट्राई कर रहा हूं, सारी चीजें सेम ही है, ठीक है। सो हमने जो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है कि 100 वो आज है, फ्यूचर में मेरे को 100 तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर सिर्फ 100% लिखता तो वो 100 ही रहता, दैट मीन्स मेरे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे को 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, 10% एक्स्ट्रा रुपए भी मिल रहे हैं एक साल के बाद, तो 110% कर दिया मैंने। गॉट इट? बट यहाँ पे जो परसेंटेज है, क्या परसेंटेज का मतलब ऐसा होता है कि 110 डिवाइड बाय 100 होता है? कैन वी से? अब मैथ्स में जरा Yes. ट्राई करके देखो कि कैलसी के अंदर 100 इंटू 110% पहले करना, एंड देन दूसरी बार ऐसा करना 100 इंटू 110 डिवाइड बाय 100 करना। सही है? Yes, sir. इसमें किसी को कोई भी तरीके का नहीं समझ में आ रहा है सर ये क्या कर रहे हो, कोई भी ऐसा है? नो सर। इजी है, No. ओके, डन है। तो एग्जैक्टली यहां पे देखने जाए ना, तो मैंने इनडायरेक्टली आपको फॉर्मूला कम्युनिकेट कर दिया है, वो फॉर्मूला क्या है जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 100 इंटू 1.10 इज इक्वल टू 110, एंड ये क्या है? फ्यूचर वैल्यू, ये है प्रेजेंट वैल्यू। फॉर्मूला ये होता है कि प्रेजेंट वैल्यू इनटू द इंटरेस्ट फैक्टर, इंटरेस्ट रेट फैक्टर, ठीक है। इंटरेस्ट रेट फैक्टर, इस 110 को क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट रेट फैक्टर। इसके ऊपर और ज्यादा पढ़ने वाला है, बट थोड़ा थोड़ा बहुत मैं ओवरव्यू दे रहा हूं कि एग्जैक्टली फॉर्मूला क्या है। प्रेजेंट वैल्यू इनटू इंटरेस्ट रेट फैक्टर इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू। डन है फॉर्मूला में। टेम्परेरी कोई क्वेरी? अभी मैं उसको एलेबोरेट करना चालू करूंगा, बट टेम्परेरी कोई क्वेरी? No, sir. नो सर। बट मतलब हाँ, मुझे पता है कि ये जो इंटरेस्ट रेट फैक्टर है ना, वो शब्द आपके लिए नया है, बट अदरवाइज ऊपर का तो मैथ्स मतलब फॉर्मूला तो सही जा रहा था ना, ये मैथ्स वाला फिगर वाला फॉर्मूला, यस ठीक है। सो बेसिकली फिगर्स सारे सही है, बट आपके दिमाग में अभी वो क्वेश्चन होगा कि सर ये 1.10 को इंटरेस्ट रेट फैक्टर क्यों बोलता है? दैट इज द क्वेश्चन कि हाँ सर ये कुछ नया शब्द आ गया, हम ऐसे ही उसको ग्रास्प नहीं कर पा रहे, जरा उसको एलाबोरेट करो इंटरेस्ट रेट फैक्टर को। पीवीएफवी क्लियर है, ठीक है, बट इंटरेस्ट रेट फैक्टर को अभी क्लैरिटी नहीं है। तो यहां पे जरा ध्यान दो, मैंने अभी अभी बोला था स्टूडेंट्स की आपको
एक साल के बाद सिर्फ कैपिटल अमाउंट नहीं चाहिए आपको, एक साल के बाद साथ में इंटरेस्ट भी तो चाहिए। सही है, मतलब 110 चाहिए था, एक साल के बाद सिर्फ 100 भी नहीं चाहिए था, सिर्फ 10 भी नहीं चाहिए था, आपको दोनों का मिला के 110 चाहिए था। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स मैं कब से 100 की वैल्यू ले रहा था, ठीक है, मैं कब से 100 की वैल्यू ले रहा था, बट 100 के बदले क्या मैं 10,000 का इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं? मतलब मैं ऐसा कर सकता हूं 10,000 इन्वेस्ट किया, 10,000 पीवी है, एंड एफवी कितना बन जाएगा? 10,000 नहीं 11,000 बन जाएगा ना, 10% इंटरेस्ट पे, तो है ना? कैन यू रिपीट? अगर पीवी 10,000 है तो एफवी कितना होगा? 10% रिटर्न होगा तो सर? हाँ 10% रिटर्न हुआ तो, हाँ सर 11,000। ठीक है। सो कैन वी से कि पीवी एंड एफवी की तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मैं कुछ भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता हूं, मैं 10,000 करोड़ भी इन्वेस्ट कर सकता हूं, सब 10,000 क्या 10,000 करोड़ भी इन्वेस्ट कर सकता हूं। यस सर। सही है, तो पीवीएफपी की तो अमाउंट कुछ भी हो सकती है, ठीक है, बट मेरा लॉजिक ये है कि सिंपल सा लॉजिक है, इस पीवी जो कुछ भी हो, इस पी प्रेजेंट वैल्यू के अंदर जो कुछ भी अमाउंट में इन्वेस्ट कर रहा हूं, वो ईच एंड एवरी 1 रुपी के सामने, ईच एंड एवरी 1 रुपी के सामने मेरे को फ्यूचर में 1.10 चाहिए। हर 1 रुपया अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं तो भविष्य में मेरे को 1.10 का रिटर्न चाहिए। ऐसा 3 टर्म्स बना सकता हूं, 1 रुपी के सामने 1.10 अगर मुझे चाहिए, तो अगर 10,000 इन्वेस्ट करूंगा तो उसका फ्यूचर वैल्यू मुझे कितना चाहिए होगा? 11,000। 11। सही है। सो एग्जैक्टली अब कब से हम जो फॉर्मूला बना रहे थे ना, एक दूसरा तरीका है उसको समझने का कि एग्जैक्टली पीवी एफवी के बीच में ये जो हम 1.10 कर रहे हैं वो है क्या। ठीक है, कि 1 रुपया एक साल के बाद 1.10 बन जाना चाहिए, तो 10,000 एक साल के बाद कितना बनना चाहिए? करेक्ट है। सो इजी था। अभी हम यहां पे अगर देखने जाए तो ये जो 1.10 या जो कुछ भी आपके सामने है वो है क्या? 1.10 आया कहां से? 1.10 आया सबसे पहले तो मेरा जो 1 रुपया मैंने इन्वेस्ट किया था ना प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में, मैंने प्रेजेंट वैल्यू में कितना इन्वेस्ट किया था? 1 रुपया। सही है, तो पहले 1 रुपये वो आ जाना चाहिए, प्लस द रेट ऑफ इंटरेस्ट 1+R बन के 1.10 आया, बोल सकते हैं हम। ये 1.10 क्या है? 1+R, 1+R मतलब पीवी प्लस आर, आर हमारा कितना है? 0.10, 10% है ना। अगर 10% का मतलब क्या हुआ? 10/100, एंड 10/100 करोगे तो क्या है? 0.10। यस सर। ये पूरा मैथ्स से स्टूडेंट्स, लॉजिक के बेसिस पे थोड़ा समझना पड़ेगा आपने को। यहाँ पे ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, फॉर्मूला को मैं एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूं, फॉर्मूला एक मैथ्स है। ठीक है, समझ में आया अभी आपको कि एग्जैक्टली इंटरेस्ट रेट फैक्टर कोई बड़ी बात नहीं है। इंटरेस्ट रेट फैक्टर इज नथिंग बट आपका 1 रुपया एक साल के बाद कितना बनना चाहिए। एंड वो 1.10 हम लिखते कैसे है, हाउ वी विल गोइंग टू डिराइव कि 1.10 अपने को याद कैसे आएगा? ठीक है, कि हाँ 10% इंटरेस्ट दिया है तो आपको याद आना चाहिए ना कि 10% इंटरेस्ट है तो 1.10 विल बी दी इंटरेस्ट रेट फैक्टर या फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, एंड उसका मैंने ब्रेकअप दिया, वो कैसे बनता है? 1+R इज द फॉर्मूला। सो एग्जैक्टली यहां पे देखने जाए तो हमारा बेसिकली फॉर्मूला बनना पीवी इंटू 1+R इज इक्वल टू एफ वी। पीवी इन द सेंस 10,000, बट यहां पे इंटरेस्ट रेट फैक्टर है 1। अगर मैं 1 रुपया इन्वेस्ट करता हूं तो मेरे को एक साल के बाद कितना साथ में रिटर्न मिलना चाहिए? 1.10 का रिटर्न मिलना चाहिए, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न इज 0.10, 10% रेट ऑफ रिटर्न है। फॉर्मूला समझ में आया? यस सर। तो 10,000 इंटू 1.10 करेंगे तो अपने को फ्यूचर वैल्यू 11,000 मिलेगा। दिस वॉज द बेसिकली द फॉर्मूला। कोई क्वेरी यहां पे? नो। सपोज मान लो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है ना वो हमको
60% रिटर्न दे रहा है, मुझे इंटरेस्ट रेट फैक्टर दीजिए, इंटरेस्ट रेट फैक्टर मतलब 1+R दीजिए, ये वाला क्या क्या लिखूं मैं? 60% अगर मेरा रिटर्न छूट रहा है तो कितना इंटरेस्ट रेट फैक्टर हुआ? 1 + 0.6। परफेक्ट, तो कितना टोटल हुआ? 1.6, 1.60। अरे मैंने क्यों क्या, 1+R मतलब R मतलब 0.6 है ना? 60 में 0.6 कहां से लगा? 60 डिवाइड बाय 100 करते हैं, परसेंटेज को रिप्लेस कर दिया मैंने डिवाइड बाय 100 से, तो कैलसी में करो 60 डिवाइड बाय 100, 0.6 आंसर आएगा। इन दोनों का टोटल करना है, 1.6 इज द आंसर। सही है? यस ठीक है। सेम वे चलो मान लो मैं बोलता हूं कि अगर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो 23% रिटर्न छोड़ता है तो क्या करोगे? अगर हमारा प्रोजेक्ट जो है तो 250% रिटर्न छोड़ रहा है तो क्या करोगे? हमारा रिटर्न जो है वो -5% रिटर्न छोड़ रहा है तो क्या इंटरेस्ट रेट फैक्टर आएगा, वो सिखा रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, आप बोलोगे सर 250% रिटर्न होता है एंड होता है। ठीक है, टेढ़े मेढ़े रिटर्न अगर दिए हुए हैं तो भी आपको घबराना नहीं है, थोड़ा लॉजिक चलाना है, मैथ्स चलाना है। यहाँ पे 23% वाला इजी रहेगा। 1+R का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि 1 तो मिलेगा, 1 रुपया कितना बन जाना चाहिए? 1.23 बन जाना चाहिए, 1.23 बन जाना चाहिए, एंड इसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट फैक्टर। डर है? यस अगर 250% रिटर्न है, 1+R, R क्या हुआ यहाँ पे? मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है? 250%। मैं कैलसी में करो 250 डिवाइड बाय 100, परसेंटेज को रिप्लेस कर दिया 2.5 डिवाइड बाय 100 से, क्या आया आंसर? 2.5 2.5। तो 1 तो मुझे चाहिए ही चाहिए, मेरे को मेरा 1 रुपया इन्वेस्ट किया था वो तो मुझे चाहिए चाहिए, ऊपर से मेरे को रिटर्न कितना चाहिए? 2.5। तो टोटल आना चाहिए 3.5 हैज टू बी द इंटरेस्ट रेट वेक्टर। गॉट इट? उसके अलावा 1+R -5% रिटर्न है, मतलब मेरा तो कैश फ्लो नेगेटिव हो गया, दैट मींस मेरे को मेरा कैपिटल भी नहीं मिलेगा ऐसा लग रहा है। 1 ये भी यहाँ पे प्लस है बट रिटर्न तो मेरा नेगेटिव छूटा है, तो मैं यहाँ पे साइन प्लस के बदले नेगेटिव कर दूं, माइनस कर दूं, चल जाएगा? प्लस माइनस माइनस होता है ना, स्कूल में पढ़ा था। 2.95 हाँ करेक्ट है, बट इसका आर क्या हुआ? 5% है। ठीक है, माइनस का मैंने इफेक्ट क्या दिया कि यहाँ पे भी माइनस फिगर, माइनस साइन कर दिया है। 5% मतलब 0.05 कर दिया, तो 1 - 0.05 हुआ तो इंटरेस्ट रेट फैक्टर हो जाएगा आपका 0.95। सही है? यस बट ये इंटरेस्ट रेट फैक्टर आपको काम कब आएगा? जब आपको प्रेजेंट वैल्यू दिया है, बोला गया है कि हम अगर आज 15,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो वो 1 साल के बाद कितने बन जाएंगे, तो उसके लिए बीच में आपको मल्टीप्लीकेशन करना होगा विद द इंटरेस्ट रेट फैक्टर के साथ में 1+R करके, जो हालांकि बहुत ही इजी है। 1+R 1 पॉइंट सपोज मान लो 32 ले लेता हूं, करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली FV मिल जाएगा, फ्यूचर वैल्यू। सही है? यस यस। कोई क्वेरी नहीं? आई होप। अब बट अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स, जब हम पीवी से एफवी निकालते हैं ना, ठीक है, पीवी से एफवी निकालते हैं तो इस प्रोसेस को एक और नाम दिया जाता है कंपाउंडिंग। क्या बोला जाता है? कंपाउंडिंग। नॉर्मल सा डिक्शनरी वर्ड है ये, कोई भारी भरकम कोई यूनिक वर्ड नहीं है, सबने सुना होगा, बट इस प्रोसेस को बोला जाता है कंपाउंडिंग। अब सपोज मान लो कभी ऐसा हुआ कि आपको उल्टा बोला गया कि मेरे को आज से 6 महीने बाद मेरे को 40,000 का एक मोबाइल फोन खरीदना है, मेरे को 40,000 का मोबाइल फोन खरीदना है, दैट मींस आई वांट 40,000 इन माय बैंक अकाउंट, दिस इज व्हाट द फ्यूचर वैल्यू आई वांट। मुझे 40,000 रुपए का फ्यूचर वैल्यू चाहिए, तो आज मैं कितना प्रेजेंट वैल्यू इन्वेस्ट करूं? क्या मैं ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता हूं आपको? इज दिस क्वेश्चन इज लॉजिकल वन? क्या ऐसा क्वेश्चन आपके पेरेंट्स या दुनिया के अंदर काफी सारे लोगों के दिमाग में होता है? कभी कोई बंदे ने इस तरीके से रिवर्स वे में सोचा होगा? यस सर होता है, सारे लोग ऐसा करते हैं। वी ऑल डू द फ्यूचर प्लानिंग, तो इसी तरीके से करते हैं कि मुझे रिटायरमेंट के बाद 2 करोड़ रुपए चाहिए तो आज मैं कितना इन्वेस्ट करूं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। यस सर तो उस टाइम पे कंपाउंडिंग अपने को काम आएगा?
नो सर। नहीं काम आएगा स्टूडेंट्स, नहीं काम। कंपाउंडिंग कब काम आता है? जब पीवी से एफवी निकालना, तब आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, तब कंपाउंडिंग काम आता है। बट जब उल्टा करना होता है तब अपने को दूसरा प्रोसेस काम आता है, जिसको बोला जाता है डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग। सपोज मान लो मैं बोल रहा हूं कि आज अगर 35,000 इन्वेस्ट करोगे तो आपको 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद 40,000 मिल जाएगी। ये फिगर लॉजिकल है? बीच में कुछ रिटर्न छुपा हुआ होगा, आर छुपा होगा। यस सर। ठीक है, तो क्या लग रहा है कि हम 40,000 को डिस्काउंट कर दिए? डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? अमाउंट को कम करना। सही है। तो मैंने इस पूरी प्रोसेस के अंदर फ्यूचर वैल्यू से पीवी को फाइंड करने के लिए मेरे को डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा, मुझे अमाउंट को रिड्यूस करना पड़ेगा। आई विल हैव टू एलिमिनेट द आर फैक्टर। आर फैक्टर को अगर मैं निकाल दूं तो मेरे को अपने आप प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि 40,000 एफपी है, उसमें से रेट ऑफ रिटर्न जो 5,000 है मेरे को इन्वेस्टमेंट करने से मिलेगा, वो निकाल देता हूं तो मेरे को अपने आप प्रेजेंट वैल्यू मिल गया। कि आज मुझे 35,000 इन्वेस्ट करूंगा तो 6 महीने बाद 5,000 का रिटर्न मिलेगा, मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, और वो बन जाएगा टोटल मिलाकर 40,000, और उसमें से मैं फोन खरीद लूंगा। सही है। डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा ना, अमाउंट को रिड्यूस करना पड़ेगा। इफ आई हैव द पीवी, इफ आई हैव द 1+R FV, अगर मेरे पास ये पीवी नहीं है एंड रेट ऑफ रिटर्न जो चल रहा है वो 10% चल रहा है, एफवी मेरे को पता है 40,000, तो पीवी 40,000 से ज्यादा आएगा या कम आएगा? दिस अमाउंट विल कम, विल गो अप और डाउन? कम आएगा। कम आएगा ना। तो इसीलिए इस मेथड को बोला जाता है डिस्काउंटिंग। बट डिस्काउंटिंग कब यूज होता है? जब आपको पीवी फाइंड करना होता है तब। लॉजिक समझ में आया कि क्यों अमाउंट को रिड्यूस करने का ट्राई कर रहे हैं हम लोग? यस। क्लियर है। बट रिड्यूस ऐसे कैसे होगा? हमको इसी फॉर्मूला, जो हमने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा है ना, इसी फॉर्मूला को थोड़ा तोड़ मरोड़ना पड़ेगा। हमारे पास पीवी नहीं है तो फॉर्मूला बन जाएगा एफवी डिवाइडेड बाय 1+R। क्या फॉर्मूला में कोई किसी को डाउट है? मेरे को कुछ यहाँ पे बोलना नहीं है। आई होप कि आप समझ गए हो कि फॉर्मूला कहां से डिराइव हुआ है। क्लियर सर। क्लियर। बेसिक फॉर्मूला याद रखना है। बेसिक फॉर्मूला जो हमने सिखाया है वो कब काम आएगा? जब आपको कंपाउंडिंग करना है। हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है वो बेसिकली कंपाउंडिंग में काम आता है। ठीक है, पीवी इंटू 1+R इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू। बट अगर कभी भी आपको डिस्काउंटिंग करना हुआ तो वो फॉर्मूला ऊपर वाला नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे तोड़ना मरोड़ना पड़ेगा, आपको थोड़ा कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, तो अपने आप आपको हो जाएगा। तो दैट मींस अगर यहाँ पे मैं फिगर्स पुट करूं तो फ्यूचर वैल्यू 40,000 मेरी फ्यूचर वैल्यू है, उसमें से 1.10 10% का रेट ऑफ रिटर्न एज्यूम करके चल रहा हूं, तो कैलसी में जरा कीजिए 40,000 डिवाइड बाय 1.10, क्या आंसर आया? 36363। 36363। तो दैट मींस अगर मैं आज की तारीख में 36,000 के अराउंड अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं तो 1 साल के बाद 10% रिटर्न छूट के मेरे को 40,000 मेरे हाथ में आ जाएंगे। सिंपल था। कॉन्सेप्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी का सिंपल था या डिफिकल्ट था? सिंपल। सिंपल सर। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज ऑल अबाउट, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि अगर ये कॉन्सेप्ट चाहता तो मैं 10 से 15 मिनट में खत्म कर सकता था, ये फॉर्मूला ही था। बट इस फॉर्मूला कैसे, दोनों फॉर्मूला कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग के फॉर्मूला कैसे डिराइव होते हैं वो धीरे धीरे समझाना। एंड उसके अलावा भी काफी सारी एक्स्ट्रा चीजें जो ये परसेंटेज, रेट ऑफ रिटर्न, इन सभी चीजों को जो अफेक्ट करती है, वो बेस भी क्रिएट करना जरूरी था। अगर मैं पूरा कॉन्सेप्ट अगर 15 मिनट में कंप्लीट कर देता ना तो आपको ये याद ही नहीं रहता, 6 महीने बाद आप भूल जाते हैं। एंड कभी मैं ऐसा बोलता कि याद करो हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा था। ठीक है, क्योंकि ये कैसा चीज है पता है कि पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी आएगा आएगा और आएगा, कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग आएगा आएगा और आएगा। और अगर इस चीज के ऊपर हम लोगों ने एक्सक्लूसिवली बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में डिस्कशन किया है ना, तो मैं आज से 2 साल के बाद भी बोलूंगा ना याद करो हमारे पहले सेशन के अंदर हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी डिस्कस किया था, याद करो, तो आपको याद होगा होगा होगा। तो कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, और भले ही वो इजी है, मुझे पता है भले ही इजी है, बट फिर भी अगर मैं 10 मिनट में खत्म कर दूं ना तो वो आपको याद ही नहीं रहेगा कि क्या सर ने समझाया था।
एंड इसका क्या इंपॉर्टेंस है ओवरऑल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। हालांकि ये सब्जेक्ट आपका एफएम नहीं है, बट जब आगे जाके पढ़ोगे आप तब इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आई विल कंपल्सरीली हैव टू एम्फसाइज, एंड मुझे हर एक चीज को अच्छी तरीके से बेस क्रिएट करने के पर्पज से पढ़ाना है। ठीक है, तो फॉर्मूला एक ही है, बट उसको तोड़ना मरोड़ना है आपको, डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग क्या करना उसके बेसिस पे। ठीक है, कोई क्वेरी यहां तक? ओके, सो बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ, मतलब एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम मिलते हैं कल के सेशन के अंदर। कल के सेशन के अंदर बहुत अच्छी अच्छी बातें होने वाली है, बट बुक की बातें होने वाली है, बुक के अलावा भी की बातें होगी, बट थोड़ा ज्यादा फोकस बुक का होगा। बेसिकली टेम्पररी बोल सकते हो कि आप अगर अपनी कप्लान खोलोगे तो इनिशियल पेजेस हमारे कंप्लीट हो गए हैं, जहां पे कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग कप्लान वालों ने दिया है वो सारी चीजें हमने कंप्लीट कर दी है। दो कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग, ठीक है, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब धीरे धीरे हम मूव करने वाले हैं कैपिटल बजटिंग के अंदर। ठीक है, जो हालांकि टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट है। कैपिटल बजटिंग के अंदर कैश मतलब 500 करोड़ लगा रहा है और कितना इनफ्लो छूट रहा है, वो सारी बातें होती है वहां पे। एक नजरिए से देखने जाए तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड कैपिटल बजटिंग का एज सच कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, बट टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बेस है। आज मान लो कोई मैथ्स सिखाना है, या तो आपको कोई स्कूलिंग इनिशियल डेज याद करो, आपको मतलब टेबल्स सिखाते थे। हालांकि टेबल्स का उतना ज्यादा डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं होता, बट टेबल्स इज नेसेसरी। अगर आपको मैथ्स से चालू करना है तो टेबल्स के बगैर नहीं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बगैर आप नहीं आगे बढ़ सकते। वैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझे बगैर आप एफएम चालू नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। हाँ, जिसे को रट्टा मार के ही चैप्टर्स एंड एग्जाम्स को पास करना है तो वो इस चैप्टर के बगैर भी कर सकता है। ठीक है, बट फिर भी हमको अगर समझना है प्योर बेसिक से, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी हर एक जगह पे अपने को काम आएगा, मैं रेफरेंस देता रहूंगा। ठीक है, सो हालांकि ये सब्जेक्ट में तो मेरा एक ही, हमारा एफएम का एक ही चैप्टर है तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं आएगा, बट आगे जाके एफएम में जब मेरे पास से पढ़ोगे आप तब हम अच्छे से पूरा एफएम पढ़ेंगे। बट यहाँ पे आज के सेशन में बहुत ज्यादा कोई स्टूडेंट्स नहीं है, सो हम यहाँ पे यहाँ तक रखते हैं, क्योंकि जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो कल मैं पढ़ाने वाला हूँ, एनपीवी आईआरआर कैपिटल बजटिंग के सारे टेक्निक्स वगैरह, वो एग्जामिनेशंस में 10 या 15 मार्क की आएगी। एमए की एग्जाम में बोल रहा हूं मैं, मैनेजमेंट अकाउंट जो आप पढ़ रहे हो उसके अंदर 10 से 15 मार्क का कैपिटल बजटिंग आएगा। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट कैसा था, ये सिर्फ आपके लॉन्ग टर्म पर्पज से मैंने आपको इतना स्ट्रेच किया और समझाया। अदरवाइज क्या आपको ये फॉर्मूला देख के लग रहा है कि ये डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग का फॉर्मूला 15 मार्क या 10 मार्क में आएगा? इज इट रियली लॉजिकल कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको 10 मार्क में पूछा जाए? नहीं ना, इट्स इम्पॉसिबल। एंड मैंने जो स्टार्टिंग में थियरी बोली वो तो मैंने तो आपको सिर्फ आपको प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल्स के साथ बोली समझाने के लिए, अदरवाइज वो आउट ऑफ सिलेबस था। ठीक है, सो एग्जैक्टली देखने जाए ना तो एग्जामिनेशन पर्पस के लिए हमारा कल का सेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कि जो स्कोर करने के लिए बहुत जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपको स्टार्टिंग में जो एमए के जो कुछ सब्जेक्ट्स है थोड़े थियरेटिकल थोड़े थोड़े डिफिकल्ट लग रहे होंगे, कैपिटल बजटिंग उतना ज्यादा भी डिफिकल्ट नहीं है अगर हम बेसिक से अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़े तो। ठीक है, बहुत बहुत इजी चैप्टर है, बट जब आप कोई चीज सबसे पहली बार पढ़ रहे हो ना तब थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। आज मान लो जर्नल एंट्री इजी है या डिफिकल्ट है? इजी है, बट जब आप स्कूल में 11 12 में पढ़े थे कितनी प्रैक्टिस किया था आपने? किया था ना? तो सेम तरीके से जो अब हम कल कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं एज सच देखने जाए तो इजी ही है, बट जब हम पहली बार जब कोई शब्द का नाम, आपने कभी एनपीवी आईआरआर जैसे शब्द का नाम नहीं पढ़ा है देखा है, तो इट मे लुक डिफिकल्ट। हमको शांति से जाना पड़ेगा, हमको थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा, हमको प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। बट एक बार प्रैक्टिस कर ली फिर कॉम्प्लिकेशंस एज सच नहीं है। इनिशियल लेवल पे जो डर को भगाने के लिए या इस पूरे कॉन्सेप्ट को अंदर घुसने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, अदरवाइज एज सच देखने जाए तो बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है। वो तो आपने यहाँ पे भी देख लिया टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर, ये कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है, बट कॉन्सेप्ट को समझना, एक फील लेनी बहुत ही जरूरी थी। ठीक है, तो कल मिलते सेम टाइम 9:30। ओके सर, थैंक यू। बाय बाय।